बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की उस तमाम तर खबरों को देख सकते हैं जो आपके काम से जुड़ी हुई होगी और राजनीति से जुड़ी हुई होगी। जी हाँ, केडीबी लाइव ऐप में आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर को देख सकते हैं। अगर आप कोई भी खबर को किसी भी चैनल या फिर पेज में जाकर के देखते हैं तो वहां पर 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट ले लिया जाता है एक ही खबर को दिखाने में। लेकिन आपको केडीबी लाइव ऐप में बिहार की खबर मात्र 1 मिनट में दिखाई देगी। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा यह होगा कि आप इसमें खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं। अकाउंट बना करके अपना खुद से खबर को पोस्ट कीजिए और दूसरे के खबर को भी देखिए। तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, केडीबी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए अब फिर बात करते हैं आज की पूरे बिहार की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी का तोहफा, एलपीजी सिलेंडर अब 100 रुपए हो गए सस्ता। मोदी के हनुमान चिराग पासवान अपने राम से क्यों है नाराज, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। नीतीश कुमार के ड्रीम स्कीम में लगा चूना, विजय सिन्हा ने हर घर नल जल योजना के 11,000 टेंडर किया कैंसिल। छात्रा ने परीक्षा में उड़ेली मोहब्बत, पढ़ते ही टीचर ने ठोका माथा, लिखी प्रेम कथा। एलजेपी के दोनों गुटों को एनडीए में 4 लोकसभा सीट का ऑफर, सूत्र के हवाले से आई बड़ी खबर। नीतीश के लंदन जाते ही एक्शन में भाजपा, रात भर चले अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक। बिहार के लाल ने किया कमाल, बनाया अनोखा हेलमेट, बिना पहने नहीं चलेगी बाइक। बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी मंत्री के दिए 1100 से ज्यादा टेंडर किए रद्द, वैकेंसियां भी रद्द। बिहार की हवा में जहर घोल रहे ईंट भट्टे, हेल्थ के लिए थर्मल पावर की तरह खतरनाक, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। राजद एमएलसी के घर सुबह सुबह आईटी की रेड, बढ़ सकती है लालू तेजस्वी की मुश्किलें। 2025 में जेडीयू का 20 सीटें जीतना भी मुश्किल, नीतीश पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। बिहार में महिलाओं के लिए इतनी योजना, जन्म से लेकर के पढ़ाई नौकरी शादी तक इन योजनाओं का फायदा। संसद में किस सांसद ने सबसे ज्यादा उठाई बिहार की आवाज, जनार्दन सिंह टॉप पर, चिराग और ललन सिंह ने पूछे इतने सवाल, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। ड्राइवर की तत्परता से बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, बेपटरी होते होते बची तेजस राजधानी एक्सप्रेस। बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को मिला नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार, पीएम मोदी ने कार्यक्रम में किया सम्मानित। रात में सोते समय नजर आते हैं लिवर खराब होने के ये 4 संकेत, 99% लोग करते हैं इग्नोर। राबड़ी देवी को सीएम बनाया, जब बिहार में कोई और यादव नहीं थे क्या, परिवारवाद पर गिरिराज सिंह ने लालू को घेरा। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से कि बिहार में एलजेपी के दोनों गुटों को एनडीए में 4 लोकसभा सीटों का ऑफर मिला है। जी हाँ, इस सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके तहत बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को 4 सीट देने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार 1 सीट चिराग पासवान को और 3 सीट पशुपति कुमार पारस को देने का प्रस्ताव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप नेताओं की बैठक हुई थी, जब बैठक में सभी 17 सीटों पर चर्चा की गई थी, जिसके बाद ये प्रस्ताव सामने आया है। जब सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सांसद के हिसाब से सीट देने की बात कही गई है, जबकि 2 सांसदों को बीजेपी और जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी आ गया है। जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और फिर उपेंद्र कुशवाहा को एक लोकसभा सीट का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं बिहार बीजेपी औरंगाबाद से सांसद सुशील सिंह का टिकट काटने का फैसला चुनाव समिति की बैठक में किया जाएगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान अपने आप को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मानते हैं, यानी कि वारिस मानते हैं। जहां उनका कहना है कि बीजेपी
बीजेपी उन्हें उतनी सीटें दे जो पिछले चुनाव में लोजपा को दी गई थी। साथ ही चिराग पासवान हाजीपुर सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब वहीं उनके चाचा पशुपति पारस किसी भी हालात में हाजीपुर सीट छोड़ने से मना करते हैं। उनका कहना है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं ही हूं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान की पार्टी को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा ऑफर दिया है। खबरों के अनुसार विपक्षी गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 सीट और फिर यूपी में 2 सीट का ऑफर दिया है। दोस्तों, बिहार के लाल ने कमाल कर दिखाया है। बिहार के लाल ने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जिसको बिना पहने गाड़ी चलेगी ही नहीं। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां का टैलेंट पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। इस राज्य के युवा काफी टैलेंटेड होते हैं, बस उन्हें मौका नहीं मिलता है। अगर एक बार उनके टैलेंट को मौका मिल जाए तो फिर ये ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। जब भारत में ट्रैफिक पुलिस लंबे समय से लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग है कि सिर्फ फाइन न भरने के डर से ही हेलमेट पहनते हैं या सुरक्षा के लिहाज से नहीं। जहाँ बिहार के एक स्टूडेंट की लाइफ भी इसी तरह लापरवाही और फिर बेपरवाही में बीत रही थी, जब तभी अचानक उसे खबर मिली कि उसके एक दोस्त की सड़क हादसे में जान चली गई। इस खबर ने छात्रों को झकझोर दिया, जहां उसका दोस्त बिना हेलमेट से बाइक चला रहा था। इसके बाद इंजीनियरिंग के इस स्टूडेंट ने अनोखा हेलमेट बनाया है। इस हेलमेट को पहने बिना बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। इस अनोखे हेलमेट को बनाया है पटना की आर.के. केसरी ने। इस छात्र ने अनोखे हेलमेट बनाया है। यह हेलमेट चाबी की तरह काम करता है। अगर आप इस हेलमेट को नहीं पहनेंगे तो फिर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। केसरी के मुताबिक इस हेलमेट को बनाने में 2 साल का समय लगा है। इसके साथ ही 3 दोस्तों ने इस हेलमेट को बनाने में मदद की है। यह हेलमेट कई तरह के सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है, जिसमें अनब्रेकेबल गिलास शामिल है। यह हेलमेट 2 तरह के फीचर्स के साथ आता है। एक ऑनलाइन, जिसमें इसे पहने बिना बाइक स्टार्ट नहीं होगी। दूसरे में इसे नॉर्मल हेलमेट की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन इस हेलमेट को पहनने के बाद अगर सिर के ऊपर से बड़ी गाड़ी भी पार हो जाएगी तब भी ये टूटेगा नहीं और आपका सिर भी बच जाएगा। केसरी ने इस हेलमेट का दाम मात्र 1600 से 1900 रुपए के बीच रखा है। यह हेलमेट चार्ज होता है और एक बार फुल चार्ज होने पर यह 15 दिन तक काम करता है। अपने विवादित बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल भागलपुर समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि परिवारवाद को लेकर के लालू प्रसाद यादव क्या बोलेंगे। लालू यादव खुद काफी सीधे हैं। छात्र जीवन में ही उनकी शादी कर दी गई। जब लालू यादव को विशेष जानकारी नहीं होने के चलते उन्होंने कई बच्चों को पैदा किया है। उन्होंने अपना फौज तैयार किया है। इसमें दिक्कत किस बात की है। मेरे भी 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़का है और फिर 2 लड़की है। ये हो जाता है। इससे लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी क्यों होती है पता नहीं। जब वही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा है कि ऐसा कोई भी सवाल मेरे से ना करें। कोई भी बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी और भागलपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। जब कोई और भागलपुर से नहीं लड़ सकता है। जब भागलपुर में जेडीयू चुनाव लड़ेगी और फिर इसका प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव हम लोगों के का आका है। जब बैकवर्ड जाति के वो मसीहा है। जब लालू यादव से मेरी बात होती रहती है। मेरे पैकेट में सिंबल रखा हुआ है। मुझे मालूम है कि कहां से और कैसे चुनाव लड़ना है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के बाद बाल नहीं कटवाने पर जदयू एमएलए ने कहा कि नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं। जब सभी अपनी अपनी सोचती है, लेकिन हिंदू संस्कार सभ्यता में अपने परिवार में किसी के देहांत के बाद बाल जरूर कटवाना चाहिए। नरेंद्र मोदी आरएसएस के लोग हैं। हो सकता है कि आरएसएस के लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन हिंदुत्ववादी तो करते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को इंग्लैंड की यात्रा पर दिल्ली से रवाना हो गए हैं। जेडीयू के राज्यसभा सदस्य संजय झा भी उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री की इंग्लैंड यात्रा के संबंध में बताया गया है कि वे सबसे पहले इंग्लैंड के साइंस सिटी का भ्रमण करेंगे। जब पटना में बन रहे साइंस सिटी को केंद्र में रख करके इंग्लैंड में वे साइंस सिटी देखने जाएंगे। इंग्लैंड में वे निवेशकों से भी मिलेंगे। इनमें मुख्य रूप से भारतीय मूल के बिहार के रहने वाले लोग शामिल है। उन्हें बिहार में निवेश के लिए मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे। इस क्रम में जन नीतियों की भी चर्चा होगी जो राज्य सरकार बिहार में निवेशकों को उपलब्ध करा रही है। दोस्तों, यूट्यूबर मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि करीब 9 महीने बाद जेल से बाहर निकलने वाले बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों काफी एक्टिव दिख रहे हैं। वे लोगों के बीच एक बार फिर से चुनावी मोड में दिख रहे हैं। मनीष कश्यप ने इस बार टिकट और चुनाव लड़ने को लेकर के बयान दिया है। जी हां, मनीष कश्यप से जब पत्रकारों ने पूछा है कि क्या वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस पर जवाब देते हुए मनीष कश्यप ने कहा है कि हाँ, वे बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। इस पर फिर से उनसे पत्रकारों ने पूछा है कि कौन सी पार्टी आपको टिकट देगी। इस पर मनीष कश्यप ने जवाब दिया है कि पार्टी थोड़ी टिकट देती है भाई,
भाई जब मुझे जनता टिकट देगी। मनीष कश्यप से जब पूछा गया है कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, इस पर मनीष कश्यप ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं महाराज, आप टिकट नहीं दीजिएगा हमको, जनता देगी हमको टिकट, फाइनल हो गया है, चुनाव लड़ेंगे। जब मनीष कश्यप ने कहा कि वे चंपारण से बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि माए बाप कर रहे हैं, वे राज कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा करेंगे। आपको बता दूं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार ने फेक वीडियो फैलाने के मामले में NSA लगा दिया था, जहां उन पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को लेकर के कथित तौर पर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से निकल करके सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले राजद MLC के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है, यानी कि छापेमारी की गई है। फिलहाल ये मामला आयकर चोरी का बताया जा रहा है। इस रेड के बाद एक बार फिर से RJD की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये छापेमारी पटना के पॉस इलाके में की जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार RJD MLC विनोद जायसवाल के ठिकाने पर कल सुबह आयकर विभाग की छापेमारी करने पहुंची थी। आयकर की टीम उनके पटना के बोरिंग रोड स्थित आवास पर छापेमारी की, जहाँ ये छापेमारी कोलकाता से आई IT की टीम की तरफ से की गई। फिलहाल सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार ये छापेमारी आयकर चोरी से जुड़े हुए मामले की जा रही है, जहां राजद के विधान पार्षद शराब के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही RJD MLC विनोद जायसवाल ने शराबबंदी का विरोध करते हुए कहा था कि जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से हजारों करोड़ रुपए बिहार सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है, इसलिए इस शराबबंदी को तत्काल खत्म करके बिहार में शराब खोल दिया जाना चाहिए। जब बिहार के हित में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। वहीं जब उनसे पत्रकारों ने पूछा है कि अभी 2 माह पहले ही नीतीश कुमार के साथ RJD की सरकार चल रही थी, जब तब आपने ये मांग क्यों नहीं उठाई, तब विनोद जायसवाल ने कहा कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो, लेकिन नीतीश कुमार जिद्दी है, जब उनके जिद की वजह से अभी तक शराबबंदी लागू है, जिसमें हजारों गरीब तबके के लोग जेलों में बंद है और फिर बिहार सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसलिए शराबबंदी खत्म होना चाहिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 20 सीट भी जीत नहीं पाएगी। जी हाँ, 20 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा जदयू के लिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। आपको बता दो कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा कि उनकी बात गलत साबित हुई तो फिर वे मंच से बिहार की जनता से माफी मांग लेंगे। जब प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर JDU 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि हमने 5 महीने पहले कहा था कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो फिर 5 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। हमारी बात सुनकर के पार्टी में खलबली मच गई और महागठबंधन से भाग करके बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीटें तो नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अब हमने इसके लिए नई भविष्यवाणी की है। 2025 में अगर बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो फिर वे चाहे बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े या फिर अकेले लड़े, 20 से ज्यादा विधायक उनकी पार्टी नहीं जीत पाएंगे। ये बात रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर के हम माफी मांग लेंगे, या किसी भी सूरत में JDU 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आधी आबादी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। जहां इंग्लैंड से उन्होंने देश की महिलाओं के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा है। किसी भी राज्य या फिर देश के विकास में महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। वह प्रतिभा के बलबूते विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के NDA सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जीविका सभी सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण का लाभ, पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ सहित कई अन्य योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे आज महिलाएं आत्मविश्वास के साथ प्रदेश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार का दावा है कि महिला सशक्तिकरण में बिहार अगुवा बना है। जब बिहार की बेटियों के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। दोस्तों बिहार से लोकसभा में मौजूदगी दर्ज कर रहे सांसदों की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि किस सांसद ने सबसे कम सवाल पूछे हैं। जहां PRS लॉजिस्टिक रिसर्च की साइट पर दर्ज विवरण के अनुसार लोकसभा में प्रश्न पूछने के मोर्चे पर राज्य के बड़े नाम वाले कई सांसदों की भूमिका छोटी है। यह रिकॉर्ड कहता है कि मंत्री प्रश्न नहीं करते हैं बल्कि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। राज्य के कुछ सांसद जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री थे और बाद में हट गए, वह अब सांसद की भूमिका में प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं।
पूछते भी तो उनकी संख्या कम रहती है। जब पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह और फिर रविशंकर प्रसाद इसी श्रेणी में है। जब प्रश्न पूछने में पहली बार जीते कई सांसद बहुत पीछे हैं। सिवान की कविता देवी और फिर समस्तीपुर के प्रिंस राज के नाम 10 से 15 प्रश्न दर्ज है। जब लोजपा सांसद महबूब अली कैसर का लोकसभा में दूसरा टर्म है। इस बार उन्होंने कुल 8 प्रश्न पूछे हैं। नवादा के चंदन सिंह के नाम 65 प्रश्न दर्ज है। चिराग पासवान ने मात्र 69 प्रश्न पूछे हैं। देखा जाए तो फिर प्रश्न पूछने के मामले में जदयू सांसद आगे हैं। जब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल का है। जब सदन में नियमित उपस्थिति कम दर्ज करवा पाए, लेकिन अधिक उपस्थिति दर्ज करवाने वाले कई सांसदों को प्रश्न पूछने के मामले में उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अजय मंडल का कहना है कि वे सदन के साथ संसदीय क्षेत्र में प्रवास पर अधिक जोर देते हैं। यह सदन में वे जनता की मांग उठाते हैं और फिर एक सांसद सत्र के दौरान एक दिन में 5 प्रश्न का नोटिस दे सकता है, जिसका उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। दोस्तों, चिराग पासवान बिहार में एनडीए को टेंशन दे रहे हैं। जी हाँ, इस वजह से यानी कि चिराग पासवान की वजह से बिहार में सीट शेयरिंग नहीं हो रही है। इसको लेकर के बीजेपी भी टेंशन में आ गए हैं। और इसी बात को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके अलावा मंगल पांडे, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, नित्यानंद राय और बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में अमित शाह के साथ बिहार में बीजेपी कोटे के सीटों का पर मंथन हुआ है। इसके अलावा एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अभी से अपने खाते की सीटों पर चर्चा करके नाम फाइनल कर लेना चाहती है। अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा संभव है। दूसरी तरफ बिहार एनडीए के सहयोगी दलों को भी इस बीच साधने की कोशिश शुरू हो गई है। जब कल रात चिराग पासवान की जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि आगामी 13 मार्च को नीतीश कुमार विदेश दौरे से वापस आ रहे हैं, जहां उसके पहले चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी से बात की जाएगी और इन सभी नेताओं से सीट शेयरिंग पर बात होगी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री के बाद दूसरे सहयोगी दलों को भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जब पिछली बार जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी, 16 पर जीत मिली थी। इस बार भी जेडीयू लगभग उतनी ही सीटों पर मैदान में हो सकती है। जब नीतीश कुमार के विदेश दौरे से पहले अमित शाह से संजय झा ने मुलाकात की और फिर 13 मार्च को सीएम नीतीश कुमार की वापसी के बाद ही एनडीए में सीटों पर औपचारिक तौर पर अंतिम मोहर लगेगी और फिर गठबंधन का ऐलान होगा। दोस्तों, बिहार की हवा में ईंट भट्टे जहर घोल रहे हैं। थर्मल पावर की तरह ये हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। आपको बता दूं कि बिहार में कार्बन का सबसे अधिक उत्सर्जन थर्मल पावर प्लांट से होता है। दूसरे स्थान पर ईंट भट्टे हैं। ईंट भट्टे से हर साल 11 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसका खुलासा बिहार की जलवायु अनुकूल और फिर न्यून कार्बन प्रारूप पर अधिक आधारित जारी रिपोर्ट में से हुआ है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए डेवलपमेंट अल्टरनेटिव की टीम ने राज्य में स्थापित 7000 ईंट भट्टों में से 2000 का सर्वे का रिपोर्ट तैयार की है। इसमें पाया गया है कि बिहार के ज्यादातर भट्टे संचालित 1 लाख ईंट पकाने में लगभग 30 टन कोयला का उपयोग कर रही है। वहीं दूसरे प्रदेशों में सूबे की तकनीक पर ही आधारित ईंट भट्टे में 8 टन कोयले का इस्तेमाल करके 1 लाख ईंट तैयार की जा रही है। जहाँ ईंट भट्टे पर किए गए सर्वे में पाया गया है कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में लाल ईंट पकाने के लिए कोयले की 3 गुना अधिक इस खपत की जाती है। राज्य सरकार द्वारा कार्बन को कम करने के लिए न्यूनतम तकनीक पर जिग जैक भट्टे का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन लगभग 70% संचालकों ने गलत तरीके से न्यूनतम तकनीक पर बने जिग जैक वाले ईंट भट्टे का निर्माण किया है। जब बिहार के थर्मल पावर से 2023 में लगभग 12 मिलियन मेट्रिक टन फ्लाई ऐश निकला था। इसका उपयोग ईंट बनाने में करने पर 30 से 40% तक लाल ईंट के उपयोग को कम किया जा सकता है। जब पंजाब में अनिवार्य कर दिया गया है कि 25% बायोमास पिकेट का उपयोग ईंट पकाने में किया जाएगा। दोस्तों, मोहब्बत और प्रेम कहानी किसी की भी साथ और कभी भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत और प्रेम कहानी हर कहीं जगह नहीं लिखी जा सकती है। जैसे कि परीक्षा की कॉपियों में क्यों ना हो, जब परीक्षा की कॉपियों में मोहब्बत प्रेम कहानी नहीं लिखी जाती है, अपनी खुद की प्रेम कहानी। अगर वहां से क्वेश्चन आता हो तो क्वेश्चन का जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो तो आप अपनी प्रेम कहानी वहां पर लिख देते हो, तो फिर ये ताज्जुब वाली बात होती है। लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा खेल चल रहा है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट अपने आंसर कॉपी पर अपनी मोहब्बत प्रेम कथा लिख रहे हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों हर तरफ बोर्ड एग्जाम की टेंशन चल रही है। सारे स्टूडेंट बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। किसी की परीक्षा चल रही है तो फिर कोई अब एग्जाम देने के बाद रिजल्ट को लेकर के चिंतित है। इस बीच सोशल मीडिया पर बिहार बोर्ड की खबरें भी कई दिनों से छाई हुई है।
जहाँ कभी बोर्ड एग्जाम देने के बाद निकले स्टूडेंट का जवाब वायरल हो रहा है, तो कभी एग्जाम की कॉपी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक स्टूडेंट की आंसर शीट छाई हुई है। इस छात्रा ने अपने फिजिक्स के पेपर में ऐसी चीजें लिखी है जिसे पढ़ने के बाद आपको हंसी आ जाएगी और आप हैरान भी हो जाएंगे। इस पेपर में छात्रों ने प्यार और मोहब्बत की दास्तां ही लिख डाली है। इसे पढ़ने के बाद टीचर भी हैरान होगा कि आखिर कोई स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट में ऐसी बातें कैसे लिख सकती है। जब सोशल मीडिया पर वायरल होती कॉपी में छात्रा का नाम ज्योति लिखा हुआ है, जब उसने अपनी आंसर शीट के पहले पन्ने पर टीचर को इमोशनल करने की कोशिश की। छात्रा ने सवाल का जवाब लिखने की जगह टीचर को बताया है कि उसके पिता की मौत 10 दिन पहले हुई थी, साथ ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाई। ऐसे में उसने टीचर से रिक्वेस्ट करते हुए लिखा है कि उसे पास करवा दिया जाए। वहीं पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक छात्रा ने आगे लव स्टोरी भी लिखी है। यह छात्रा ने लिखा है कि प्यार जब होता है तो हो ही जाता है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की कई ऐसी कॉपीज सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। कई स्टूडेंट्स पढ़ाई की जगह आंसर शीट में पैसे से लेकर के ऐसे इमोशनल नोट्स छोड़ते हैं, या साथ ही टीचर्स से पास करवाने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। हालांकि अब टीचर्स ऐसे मजेदार कॉपीज का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में चूना लगाने का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना में भारी गड़बड़ी का उजागर हुआ है। इसके बाद पीएचईडी विभाग में हर घर नल जल योजना से जुड़ी हुई 11,000 से अधिक निविदाएं रद्द कर दी गई है। यह निविदा प्रक्रिया सही तरीके से नहीं होने और फिर गड़बड़ी के कारण रद्द करने की बात कही गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद निविदा रद्द करने की घोषणा की। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि 10,719 छूटे हुए टोलों में पेयजल आपूर्ति, निर्माण और फिर 5 वर्षों के लिए परिचालन और रखरखाव के लिए 4706 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 1159 ग्रुपों में निविदा आमंत्रित की गई है। जहां निविदा प्राप्त की समीक्षा में अद्यतन 141 ग्रुपों के लिए पूर्ण निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। इसमें 3 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के लिए 34 ग्रुप, 2 से 3.5 करोड़ के बीच की निविदा, 777 ग्रुप की निविदा तैयार किया गया है। 2 करोड़ से अधिक के लिए 348 ग्रुप, 43 ऐसे हैं जिनमें एक भी निविदा नहीं है। 105 के लिए एक ही निविदा है, जहाँ 225 में 2 ही निविदा है। उन्होंने कहा है कि ये कहीं न कहीं मैनेज है, जब 3 निविदा वालों की संख्या 233 है, 4 या फिर इससे अधिक निविदा वाले 553 है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। गड़बड़ियों के आरोप की जाँच की जाएगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पीएचईडी विभाग के प्रधान सचिव और फिर निदेशक भी अपने स्तर से जाँच करेंगे। जब मामला स्पष्ट हो जाने के बाद टेंडर की प्रक्रिया के तहत काम करते हुए काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर में 100 रुपए सस्ता किया है। जो आपके घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 100 रुपए सस्ते हो गए हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मां, बहनों और फिर बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट दी जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला लिया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि रसोई गैस को और अधिक किफायती बना करके हमारा लक्ष्य परिवार की भलाई की दिशा में काम करते रहना है। इससे हम एक स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये महिलाओं को सशक्त बनाने और फिर उनके लिए जीवन यापन को आसान करने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। जब पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हम नारी शक्ति की ताकत और साहस को सलाम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं। हमारी सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और फिर अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दशक में यही हमारी उपलब्धियों में भी साफ झलकता है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत देश भर में 14 करोड़ 17 लाख मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराए हैं। जब पेट्रोलियम और फिर प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी है और सभी से युवा महिलाओं के रास्ते की शेष बाधाओं को दूर करने एवं उन्हें पंख देने के लिए मिलकर के काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि महिला दिवस पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। ये नारी शक्ति का जश्न मनाने का अवसर है। किसी समाज का विकास उसकी महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से
मापा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियां खेल से लेकर के विज्ञान तक जीवन के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और देश को गौरवान्वित कर रही है। आइए हम युवा महिलाओं के रास्ते में से शेष बाधाओं को दूर करने और फिर उन्हें पंख देने के लिए मिलकर के काम करें। दोस्तों, खबर मुजफ्फरपुर से सामने आई है। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव 2024 के निमित्त लगातार तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के कुरनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिनियुक्त सेक्टर दंडाधिकारी एवं पुलिस दंडाधिकारी को प्रशिक्षण और फिर ब्रीफिंग किया गया। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने उपस्थित दंडाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बूथों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराएं। अपने भौतिक निरीक्षण के दौरान सत्यापित करें कि बूथों पर बुनियादी सुविधाएं हैं। या कम्युनिकेशन प्लान को अद्यतन करें तथा बूथों तक पहुंच को सुनिश्चित कराएं। जहां स्वीप एक्टिविटी अपने क्षेत्र में विशेष करके जहां कम मतदान हुए हैं वहां मतदाता जागरूक कराएं। इस पर महिलाओं को भी निर्वाचन कार्य में लगाया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां करने का निर्देश दंडाधिकारी को दिया गया है। इसके अलावा कुरनी प्रखंड के सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दाखिल खारिज, बड़ी मार्जिन, भू लगान वसूली, कैश बुक आदि की अद्यतन स्थिति का समीक्षा किया है। वहीं पर दाखिल खारिज में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। सर्वे करके अभियान बसेरा के अंतर्गत सभी भूमिहीन परिवारों के बीच पर्चा या फिर कड़े करके पर्चा वितरित करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा स्टार और गायक पवन सिंह के बॉडी लैंग्वेज इन दिनों सुर्खियों में है। जब उनके करीबियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा के टिकट को उन्होंने ना तो कह दिया है, लेकिन लोकसभा चुनावी महासमर में उतरने की संभावना को ना नहीं कहा है। जहाँ कहा जा रहा है कि वे अपने गृह जिला आरा में अपनी राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं। जहाँ इन दिनों उनका एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि चुनाव तो वे लड़ेंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस पार्टी से लड़ना है ये बात की बात है। जहां आसनसोल से भाजपा की उम्मीदवारी तय होने से पहले भी वे पवन सिंह कई बार आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। जहां तस्वीरों में वे भगवा गमछा ओढ़े नजर भी आए। जहां साथ ही बड़े नेताओं के साथ तस्वीर को प्रसारित किया गया। जहां नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद मुख्यमंत्री बनने पर वे उनसे मिलने गए और फिर बधाई दी। पवन सिंह के करीबियों का कहना है कि हर विकल्प खुला रखना चाहिए। यह परिस्थिति वश आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना करने के बाद उन्होंने अपने विकल्पों का दायरा बढ़ा दिया है। वीडियो में वे कह भी रहे हैं कि बिहार, झारखंड कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वे आरा से चुनाव लड़े। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की इन बातों के मायने मतलब भी खूब निकाले जा रहे हैं। 2014 से पहले आरा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की जमीन बहुत मजबूत नहीं रही है। एनडीए से ये सीट जदयू के खाते में थी और फिर पार्टी की मीना सिंह 2009 में चुनाव जीती थी। एनडीए से अलग होने के बाद 2014 में भाजपा ने यहां से रिटायर वरिष्ठ गृह सचिव राजकुमार सिंह को मौका दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी की लहर और फिर सांसद आर.के. सिंह के क्षेत्र में किए गए कार्य एवं उनकी स्वच्छ छवि ने आरा में भाजपा को मजबूत स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया। 2019 के चुनाव में विपक्ष के सीटों की गोलबंदी के बावजूद भी भाजपा ने 1,47,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। दोस्तों, बिहार में एनडीए में टूट की खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी में टूट की खबर सामने आ रही है। जी हां, महागठबंधन की तरफ से आरएलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को चिराग पासवान को ऑफर दिया है कि वे इंडिया गठबंधन में आ जाएं, उन्हें 10 सीटें दी जाएगी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। चिराग पासवान को एक बड़ी ऑफर दी गई है महागठबंधन की तरफ से। आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को कहा गया कि आप आ जाइए इंडिया गठबंधन में। बिहार में आपको 8 सीट लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दी जाएगी, वहीं पर यूपी में 2 सीटें दी जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि जो चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, जिन्हें एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी गले लगाते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें ऑफर दिया है। जहां अटकलें हैं कि ऑफर लोकसभा की 10 सीटों का है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने बिहार की जो 8 लोकसभा सीटें चिराग पासवान को ऑफर की है, उनमें वे 6 सीटें शामिल है जिन पर 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी और जीती भी थी। इसके अलावा पार्टी को 2 और सीटें दी जाएगी, यूपी में 2 और सीटें दी जाएगी। जहां इस ऑफर की तुलना एनडीए के उस ऑफर से की जा रही है जिसमें चिराग पासवान को 6 सीटें अपने चाचा पशुपति पारस से बांटनी होगी। चिराग पासवान जहां हनुमान है तो फिर वहीं पर पशुपति पारस भी मोदी का परिवार है। नीतीश कुमार के पाला बदले जाने से चिराग पासवान का गणित और फिर उलझ गया है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए और फिर उनकी पार्टी को ही देन थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर पर आ गई।
दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं। जहां आपको बता दूं कि जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दिल्ली रवाना हुए हैं। जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होनी है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर पार्टी नेता अमित शाह और बीएल संतोष के मौजूद रहने की उम्मीद है। जब बैठक के लिए रवाना होने से पहले विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग बराबर जाते रहते हैं, जब शिष्टाचार मुलाकात होती रहती है, ये निरंतर चलती रहती है, समीक्षा होती रहती है। लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे चिराग पासवान और फिर उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर भी विजय कुमार सिन्हा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सक्षम नेतृत्व और फिर हमारे लीडर पूरी तरीके से समाज राष्ट्र के हित में पूरी परिस्थिति को समझ करके निर्णय करते हैं। इसलिए हमें कोई शंका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अभी बात करेंगे बिहार के मौसम के बारे में कि बिहार में 2-3 दिन के अंदर मौसम कैसा रहने वाला है। तो आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है अभी फिलहाल, जब पिछले 2 दिनों से दिन में कड़ी धूप निकल रही है, जिसके कारण दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं पर बिहार में एक बार फिर से पछुआ हवा चलने के कारण सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है, जबकि झोंके के साथ इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। यह मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिन तक मौसम में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा। इससे अभी सुबह और फिर शाम लोगों को हल्की ठंड महसूस होगी। वहीं पर पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार का मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। दिन के तापमान में कोई भी खास बदलाव नहीं हुआ है। जहां बिहार में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस खगड़िया, मोतिहारी और फॉरबिसगंज में दर्ज किया गया है। वहीं समस्तीपुर के पूसा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने पर्यावरण मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार को पत्र लिखकर के किशनगंज जिला में हाथियों के आगमन को लेकर के शिकायत की है। उन्होंने पत्र में दिगलबैंक प्रखंड और फिर नेपाल सीमा से सटे टेरागाछ और ठाकुरगंज प्रखंड में नेपाल के जंगल से आ रहे हाथियों के उत्पात को रोकने की बात कही है। इसके साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा और फिर उनके जान माल की सुरक्षा को लेकर के अस्थायी समाधान करने की बात कही गई है। इसके अलावा अब तक के नुकसान का मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है। जब पत्र में विभाग से रिसर्च करके कोई ठोस समाधान करने को लेकर के विचार करने और फिर 3 प्रखंडों में हाथियों के अभयारण्य बनाने का सुझाव भी दिया गया है। आपको बता दूं कि बीते सालों में हाथियों के उत्पात से कई लोगों की जान जा चुकी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। यही नहीं, लोगों की जान जा ही रही है, साथ ही साथ खेतों फसलों को भी तबाह किया जा रहा है, घरों को भी तोड़ा जा रहा है, घर और फसल बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों खबर अररिया से सामने आई है। आपको बता दें कि जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर गुरुवार को अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना पर कहा कि ये नीतीश कुमार का प्रयास था कि एक बार इसका राजनीतिकरण करके इसका फायदा उठाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। इसका प्रमाण यह है कि नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करा करके प्रधानमंत्री बनने गए थे तो फिर वे भाजपा में शामिल हो गए। यह कहा कि अगर जातिगत सर्वे का चुनावी फायदा होता तो फिर नीतीश बाबू क्यों भाजपा में शामिल होते। जातिगत जनगणना में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जातिगत सर्वे जो बिहार में हुआ है वह क्या दिखाता है। जिन जाति समूह के पिछड़ा होने की बात पिछले 40 से 50 साल में कही जा रही है, उन जातिगत समूह की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। ये नीतीश कुमार लालू जी ने जमीन पर पड़े हुए कीचड़ को अपने मुंह पर लगा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सरकार बनती है तो फिर बड़े विभाग पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार रहते हैं। 18 सालों से नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा। जब उन्होंने यह भी कहा कि अब सवाल यह होना चाहिए कि 30 से 32 साल से जिन जाति समूह के नाम पर आपने राजनीति की है, उनको बल देने, आवास देने, शिक्षा देने के नाम पर आप गद्दी पर बैठे उनकी स्थिति को बदली नहीं तो फिर इतने दिनों में आप बेवकूफ बना रहे थे। प्रशांत किशोर ने सवाल किया है कि ये हकमारी किसकी है। नीतीश कुमार को रोका है कि किसी महादलित को फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए या सड़क का मंत्री बना दीजिए, शिक्षा मंत्री बना दीजिए, या किसी जातिगत किसी अति पिछड़ा समाज के लोगों को आप जल संसाधन मंत्री बना दीजिए, या किसी को आज तक इन्होंने बनाया है नहीं बनाया है। लेकिन जब सरकार बनती है तो फिर जितने बड़े विभाग है उस पर तेजस्वी यादव रहते हैं या नीतीश कुमार रहते हैं। 18 साल में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा या किसी अति पिछड़ा को गृह मंत्रालय नहीं दी। लालू जी 15 साल 16 साल सत्ता में रहे, किसी भी मुसलमान को गृह मंत्री, पथ निर्माण मंत्री, शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। ये तो बेवकूफ बना करके वोट देने की बात की है।
खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में 11 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हुई है। जी हां, आपको बता दूं कि एक परिवार अपना घर बंद करके कोलकाता शादी समारोह में गए हुए थे। इस बीच चोर मौका पाकर के घर में घुस करके 11 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली है। मामला बिहार के पूर्णिया से सामने आया है। आपको बता दें कि घर में 6 बड़े ताले लगे थे, जिसे चोरों ने तोड़ दिया। गृह स्वामी सब परिवार शादी समारोह में शामिल होने कोलकाता गए हुए थे। इसी का फायदा उठा करके बेखौफ चोर घर में घुसे, अलमारी से 4 लाख कैश के अलावा सोने और फिर चांदी के 7 लाख के जेवरात की चोरी कर ली है। वारदात सदर थाना क्षेत्र की है। जब पीड़ित गिरे स्वामी की पहचान शहर के सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड मिलनपरा निवासी स्वर्गीय सुशांत कुमार चौधरी के बेटे अभय कुमार चौधरी उर्फ सोनू के रूप में हुई है। जब पीड़ित गिरे स्वामी ने कहा कि वे बीते 27 फरवरी को सब परिवार घर बंद करके रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता गए थे। इस बीच पड़ोस में रहने वाली भाभी घर में रोजाना मछली को दाना देने आई थी। जब बीते रविवार को उन्होंने घर के बाहर वाले दरवाजे के लॉक में कुछ गड़बड़ी पाई। ये बात उन्होंने कॉल करके बताई। कॉल में खराबी होने का अंदाजा लगा करके बात को नजरअंदाज कर दिया गया। जब शादी समारोह समाप्त होने पर आज जैसे ही वे घर पहुंचे तो घर के मुख्य दरवाजे का लॉक टूटा हुआ पाया। घर में 6 बड़े ताले लगा करके गए थे। न सिर्फ सभी ताले बल्कि सभी 3 कमरे के लॉक भी टूटे हुए पाए। जब पिछले कमरे में जाकर के देखा तो फिर खिड़की के लोहे की ग्रिल टूटी हुई थी। सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था। देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर घर के पिछले दरवाजे से खिड़की का ग्रिल तोड़ करके या फिर काट करके अंदर घुसे थे। इसके बाद वे घर के सभी 3 कमरों में बारी बारी गए। जब घर में रखा सारा सामान खंगाला, अलमीरा में लॉकर में रखी 4 लाख कैश समेत 7 लाख के सोना और चांदी की जेवरात की चोरी कर लिया है। दोस्तों, बड़ी खबर किशनगंज से सामने आई है। आपको बता दूं कि किशनगंज के एसपी को चेंज कर दिया गया है। किशनगंज एसपी बदल गए हैं। आपको बता दूं कि पहले किशनगंज एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू तैनात थे, लेकिन अब उसकी जगह आईपीएस सागर कुमार को एसपी बनाया गया है किशनगंज का। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने पुलिस अधीक्षक समेत विभिन्न स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है। जब किशनगंज के वर्तमान एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू को नई जिम्मेदारी दी गई है, जब उनकी जगह पर सागर कुमार किशनगंज जिले के नए एसपी होंगे। जब आपको बता दूं कि सागर कुमार 2018 बेंच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा खगड़िया जिले में बतौर एसपी पदस्थापित थे। वे मूल रूप से सहरसा जिले के रहने वाले हैं।